हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बिहार कंप्लीट जी के सीरीज, जिसमें बिहार के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे। और आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी सबसे डिमांडिंग टॉपिक, बिहार का आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास से जितना क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे नॉर्मल हिस्ट्री से आता है, उसी तुलना के रूप में अगर हम देखें तो बिहार के इतिहास से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब आप कहेंगे बिहार के इतिहास से तात्पर्य क्या है? तो जैसे मान लीजिए कांग्रेस की स्थापना हुई, तो बिहार का उसमें क्या योगदान है, बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया, या फिर किसान सभा का सम्मेलन हो रहा है, कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है, तो बिहार में कहां सम्मेलन हो रहा है, कौन लोग हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम इस क्लासेस में बिहार के संदर्भ में ही इतिहास को पढ़ेंगे। तो आपको ये क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक है कि आप अगर सोचें कि इसमें पूरी हिस्ट्री पढ़ी जाएगी, तो वो हिस्ट्री वाले सर ही आपको पढ़ाएंगे। हम उस हिस्ट्री के तमाम क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो बिहार स्पेशल के संदर्भ में होते हैं। जैसे अगर हम असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे तो असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका, 1857 की क्रांति में बिहार की भूमिका, वो मध्यकालीन इतिहास में चला जाएगा 1857। आधुनिक बिहार में हम पढ़ रहे हैं कांग्रेस की स्थापना से, तो हम यहां पर जो पढ़ेंगे वो 1857 से बाद, यानी हम पढ़ेंगे 1885 से। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना और बिहार हमारा पहला टॉपिक होगा और इसके संदर्भ में फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आएंगी। बीपीएससी, टीआरई या बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। शेयर लाइक रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि जीवन परिवर्तित करने वाली क्लास का आरंभ हो रहा है। और मैं हूं कुमार पंकज, शुरू कर रहा हूं आपके लिए सबसे शानदार सीरीज। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और उम्मीद है आप सेशन को शेयर भी करेंगे दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहला टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं, कांग्रेस की स्थापना और बिहार। आप सब लोग जानते हैं कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी। लेकिन यहां भी उसको पढ़ना फिर से जरूरी है, क्योंकि अगर हम बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो तथ्यात्मक चीजों को अवश्य देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ध्यान रखना है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। कहां हुई? बंबई का गोकुलदास संस्कृत विद्यालय था, यहां पर कांग्रेस की स्थापना की गई। कौन वो व्यक्ति था जिसने स्थापना के श्रेय दिया जाता है? तो वो है ए ओ ह्यूम। याद रखेंगे आप एक एक चीज को, ए ओ ह्यूम, ये वो व्यक्ति है जिसको कांग्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अब बात आती है कि कांग्रेस की स्थापना हो गई, फिर इसके अधिवेशन होने शुरू हुए। तो कांग्रेस की जिस वर्ष अध्यक्षता हुई है और पहला अधिवेशन हुआ है, उसके अध्यक्ष कौन थे आपसे पूछेगा, तो ध्यान रखना है डब्ल्यू सी बनर्जी। दोस्तों कौन है? डब्ल्यू सी बनर्जी पहली कांग्रेस की जो अधिवेशन हो रही है उसके अध्यक्ष हैं। अब यहां से आपसे बिहार के संदर्भ में क्या क्वेश्चंस पूछेगा, ये क्लैरिटी हम इस क्लास में लेके चलेंगे। तो यहां से आपसे पूछेगा कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो आपको सबको पता होता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। 72 प्रतिनिधियों ने यहां पर भाग लिया, टोटल पूरे भारत के। अब क्या ये बिहार के संदर्भ में, बिहार स्पेशल में पढ़ने की आवश्यकता है? तो नहीं, क्योंकि 72 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया, इसको तो सभी पढ़ते हैं। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा यहाँ बिहार के संदर्भ में? तो आपसे कहेगा बिहार के कितने प्रतिनिधि प्रथम अधिवेशन में शामिल थे? तो आपको कह देना है एक भी नहीं। क्या कह देना है? एक भी बिहार से नहीं। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों में कोई भी व्यक्ति बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। अब आप ये सोच के सरप्राइज हो सकते हो, बिल्कुल, और इसीलिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि इतना बड़ा स्टेट, लेकिन प्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में किसी एक व्यक्ति ने भी बिहार से पार्टिसिपेट नहीं किया।
अपनी गलती को सुधारा गया। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ और इस बार रिकॉर्ड तोड़ 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने? तो कांग्रेस का जो दूसरा जो अधिवेशन हो रहा है, इसमें बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो पहले में एक ने भी नहीं, दूसरे में 31। अब यहां से आपसे मेरा सवाल यह है कि दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था? दूसरे अधिवेशन की जगह आप मुझे बताएंगे और अध्यक्ष बताएंगे। दूसरे अधिवेशन का स्थान और अध्यक्ष आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर भी आगे क्लास देखिए। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। पहले अधिवेशन में बिहार का एक भी प्रतिनिधि नहीं, दूसरे अधिवेशन में बिहार के 21 प्रतिनिधि, तीसरे अधिवेशन में फिर से स्थिति वही हो गई, बिहार के 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दोस्तों कितनों ने? 2 प्रतिनिधियों ने। तो अगर मैं इसको आपको याद कराने के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि क्रैकनाउ पे जो क्लास होती है उसका उद्देश्य आके आपको ज्ञान बता के चले जाना मात्र नहीं है, हमारा उद्देश्य है याद कराना। जीवन को आसान कराने का तात्पर्य है कि हम सही रूप में हम आपको याद भी करा दें, तो बात है। तो यहां लिखेंगे 0, यहां लिखेंगे 31, यहां लिखेंगे 2। कितना जीवन आसान है। यानी पहले अधिवेशन में 0, दूसरे अधिवेशन में 31, तीसरे अधिवेशन में 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पहले 3 अधिवेशन से ही क्वेश्चन बनता है। अब बात आती है कांग्रेस के अधिवेशन से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन, बहुत शानदार ये अधिवेशन है, इसका नंबर है 27वां। कौन सा है? जब कांग्रेस के 27 अधिवेशन हो गए दोस्तों, तब बिहार में पहला अधिवेशन हुआ, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन और बिहार में आयोजित होने वाला ये पहला अधिवेशन है जो 1912 में हुआ। कहां पर हुआ? बांकीपुर में। बांकीपुर कहां पड़ता है? पटना डिस्ट्रिक्ट में। अध्यक्ष कौन थे? रघुनाथ नरसिंह मधूलकर। अब आप कहेंगे ये तो नया नया लग रहा है, तो आपने पढ़ा होगा RN मधूलकर। क्या पढ़ा होगा? आप लोगों ने RN मधूलकर पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको फुल फॉर्म भी पता चल गई। पूरा नाम था रघुनाथ नरसिंह मधूलकर। ठीक है, तो आपने रघुनाथ सिंह मधूलकर पढ़ा होगा, RN मधूलकर पढ़ा होगा, लेकिन रघुनाथ नरसिंह मधूलकर नहीं पढ़ा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आज पढ़ लीजिए, जीवन आसान कर लीजिए। तो ये अधिवेशन नंबर है 27, वर्ष है 1912, जगह है बांकीपुर पटना और अध्यक्ष है रघुनाथ नरसिंह मधूलकर। ये है बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन। इसके बाद बिहार को फिर एक बार मौका मिलता है और वो मिलता है 1922 में। कब मिलता है? 1922 में। और कांग्रेस का 37वें अधिवेशन का आयोजन फिर से एक बार होता है बिहार में, जगह होती है गया, अध्यक्ष होते हैं चित्तरंजन दास, जिनको आप CR दास के नाम से भी जानते हो। ये अति इंपॉर्टेंट है। क्या है? अति इंपॉर्टेंट। अगर मैं बिहार की हिस्ट्री में कांग्रेस से कोई सवाल बनाना चाहूं तो मैं यहीं से बनाऊंगा, क्योंकि इतनी बार पूछा गया है यहां से। आप अगर BPSC के PYQ भी देखोगे उठा के, तो आपको समझ में आएगा भाई ये तो बार बार पूछा जाता है, क्योंकि 2 ही अधिवेशन हुए और दोनों से क्वेश्चन बनता है। हुए 3 है, असल में 3 अधिवेशन हुए, लेकिन किस्मत री किस्मत, झारखंड का विभाजन हो गया बिहार से, और जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो अब झारखंड में पढ़ा जाता है, बिहार में 2 ही पढ़े जाते हैं। वैसे स्वतंत्रता पूर्व अगर आप बिहार में देखो तो 3 अधिवेशन हुए हैं, उस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे 2 ही अधिवेशन याद रखने हैं, क्योंकि अब बिहार में आपसे कहेगा आधुनिक बिहार में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए, तो आपने 2 ही बताने हैं, 27वां और 37वां। 10 साल बाद सीधे हुआ है प्यारे बच्चे। कब? एक हुआ 27वां, एक हुआ 37वां, यानी 1912 से सीधा 1922 में। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। 27वां अधिवेशन, समय है 1912, जगह है बांकीपुर पटना, अध्यक्ष है रघुनाथ सिंह मधूलकर, RN मधूलकर। दूसरा हुआ 37वां, वर्ष है 1922, जगह है गया, अध्यक्ष है चित्तरंजन दास, जिनको कहते हैं CR दास। चलिए आगे बढ़ जाते हैं जीवन आसान करने वाली क्लास में। अब आती है भाई कांग्रेस का निर्माण और अधिवेशन से क्वेश्चन आ गया। दूसरा टॉपिक बिहार में क्या होगा। दोस्तों ये क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं हम लोग,
और मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनसे क्वेश्चन बनता है, ताकि आप अंतिम समय पे बेहतर तैयारी को अंजाम देकर अच्छे मार्क स्कोर कर सकें। आप अगर बीपीएससी की फुल तैयारी कभी करना चाहते हैं जीवन में, या आपका कोई दोस्त यार मित्र भाई बहन कोई भी करना चाहता है, तो उसे क्रैकनाउ पे भेजिए। हम जीवन आसान करने वाली क्लासेस चलाते हैं। नंबर हमारा ये है 9718901301। आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, दिल्ली में हमारा संस्थान, पटना में शीघ्र आएंगे, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपका जीवन आसान करेंगे। ठीक है, चलिए बिहार में किसान आंदोलन अब पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। क्या पढ़ना शुरू करते हैं? बिहार में किसान आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसमें बिहार के कृषकों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 19वीं सदी में। और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल के जो है बागान मालिकों ने बिहार के किसानों का जो है शोषण किया। उसके फलस्वरूप किसानों ने 1866-67 में पडौल में, ध्यान रखेंगे, पडौल में विद्रोह किया था। इससे क्वेश्चन बनता है। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा। एक तो पूछेगा आपसे कि बंगाल के बागान मालिकों ने जो बिहार के किसानों का शोषण किया, उसके रिप्लाई में किसानों ने कहां पर और किस समय जो है विद्रोह किया, तो 1866-67 में पडौल में। यह आपसे पूछेगा कि 1866-67 में जो पडौल में विद्रोह किया किसानों ने, वो किसके विरोध में किया? तो आपने बताना पड़ेगा बागान मालिकों के विरोध में। इजी है, जीवन आसान है। एक और क्वेश्चन बनता है दरभंगा के राजा की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध। ये विद्रोह हुआ 1883-84 ईस्वी में। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं जितने भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहां दूंगा सबसे क्वेश्चन आपको बनेगा। इसके बाद फिर एक और आंदोलन जहां से बिहार में किसान आंदोलनों से क्वेश्चन बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट है चंपारण सत्याग्रह। तिनकठिया पद्धति से परेशान किसान राजकुमार शुक्ल लखनऊ अधिवेशन में गया, गांधी जी से मिले और गांधी जी को उन्होंने आमंत्रित किया कि बिहार आइए और किसानों की दयनीय अवस्था को देखिए। गांधी जी गए और जो नील उत्पादक किसान थे उनके सपोर्ट में 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में ये तिनकठिया प्रथा के विरोध में आंदोलन हुआ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके फाउंडेशन कोर्स में, या फिर आप जब बीपीएससी की तैयारी हमारे साथ करोगे तो। हम यहाँ पे आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सीधा वो दे रहे हैं जहां से क्वेश्चन आता है। एक और किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन बनता है बिहार के मुंगेर में 1922-23 ईस्वी में शाह मोहम्मद की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया था उससे। तो आपसे पूछेगा बिहार के मुंगेर में शाह मोहम्मद की अध्यक्षता में किसान सभा का जो गठन है वो कब किया गया? तो 1922-23 ईस्वी में किया गया था। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है श्री कृष्ण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया इसी जो है किसान सभा का। किसको? श्री कृष्ण सिंह को, जो बाद में सीएम बनते हैं बिहार के, इनको उपाध्यक्ष। और सिद्धेश्वरी चौधरी जी हैं और नंद कुमार सिंह है, इनको सचिव बनाया गया था। चलिए इसको एक बार यहां पे लिखेंगे, किसान सभा का गठन हो रहा है। क्या हो रहा है? किसान सभा का गठन। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछेगा कब हो रहा है, तो 1922-23 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछेगा कहां हो रहा है, तो मुंगेर में। कहां हो रहा है? मुंगेर में। इसका अध्यक्षता किसने की? शाह मोहम्मद ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अध्यक्षता शाह मोहम्मद। उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? उपाध्यक्ष हैं श्री कृष्ण शुक्ल। कौन है? श्री कृष्ण शुक्ल। ये बनेंगे जो है श्री कृष्ण सिंह, माफ कीजिएगा शुक्ल याद आ रहे हैं, श्री कृष्ण सिंह। ये सीएम बनते हैं बिहार के पहले। फिर बात आती है इसके सचिव। तो सचिव दो व्यक्ति होते हैं इसी के। सचिव किसको कहते हैं? सेक्रेटरी को। हाँ, तो सेक्रेटरी दो लोग हैं, सिद्धेश्वरी चौधरी और दूसरे हैं नंद कुमार। याद रखेंगे इतनी बात इस क्वेश्चन से। जगह का नाम है मुंगेर दोस्तों। ठीक है,
फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे किसान आंदोलन से पूछता है कि भूमिहर किसानों को संगठित करने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो आपको ध्यान रखना है बेहटा। कहाँ पे की दोस्तों? बेहटा में। किस लिए की? तो भूमिहर किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से। किसने की? सहजानंद सरस्वती ने एक आश्रम की स्थापना की थी। आप सहजानंद सरस्वती जी को जानते होंगे, इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना भी की थी, बेहटा में एक आश्रम भी स्थापित किया, और 1929 में इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। ये स्वयं जो है सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, और इसके जो सचिव थे वो थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह सचिव हैं। यहाँ पर जगह है सोनपुर मेला, है ना, सोनपुर मेला आज भी लगता है बिहार में। तो वहीं सोनपुर मेले में सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में इसकी स्थापना हो रही है। आपसे सीधे सीधे वर्ष भी पूछता है, अध्यक्ष पूछता है, सचिव पूछता है, स्थान पूछता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और क्या बनता है किसान आंदोलन से क्वेश्चन? तो किसान आंदोलन से और आपसे पूछेगा कि बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने वाले नेताओं में कौन शामिल नहीं है? तो आप ध्यान रखेंगे इसमें राहुल सांकृत्यायन शामिल हैं, कार्यानंद शर्मा का इसमें योगदान रहा है, और पंचानंद शर्मा का योगदान रहा है। एक नाम और याद रखेंगे, यदुनंदन शर्मा। ये व्यक्ति भी बिहार में बहुत महत्वपूर्ण है किसान आंदोलन के लिए। राहुल सांकृत्यायन, कार्यानंद शर्मा, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, है ना, बहुत सारे जो हैं लोग इसमें शामिल हैं। एक क्वेश्चन क्या बनेगा? एक आपसे पूछता है अन्नवारी क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी बहुत क्वेश्चन आता है कि बिहार के अन्नवारी क्षेत्र में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था राहुल सांकृत्यायन ने। आप ये नाम सुना सुना सा लग रहा होगा आपको, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासु, है ना, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासु। ये जो है आपने इनका जो है यात्रा वृतांत पढ़ा होगा बचपन में, और लगता होगा ये क्या है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासु। इन्हीं की रचना है। घूमने के महत्व को इन्होंने बताया है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, ये जवानी फिर कहाँ, गर जवानी ये रही तो न जो है जिंदगानी फिर कहाँ, समथिंग लाइक दैट। तो वही है ये अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासु। कहते हैं कि घूमो, जिंदगी में पढ़ाई लिखाई करने में कुछ नहीं रखा, घूमो, मौज करो, मस्ती करो, पैसा वैसा कमा के क्या करोगे, है ना। जिंदगानी नहीं रहेगी, जिंदगानी रहेगी तो फिर जवानी नहीं रहेगी, घुटने जवाब दे जाएंगे, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, आवाज निकलनी बंद हो जाएगी, कैमरा हाथ में आएगा नहीं, तो क्या फायदा जब फोटो नहीं खींच पाओगे, बोल नहीं पाओगे, कुछ खा नहीं पाओगे, खा लोगे तो पचा नहीं पाओगे। तो भरी जवानी में घूमने का अपना अलग आनंद है, ऐसा ये कहते हैं, हालांकि खुद आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो राहुल सांकृत्यायन, ध्यान रखेंगे अन्नवारी क्षेत्र से संबंधित ये व्यक्तित्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ सारण में यमुना कारखी, ये नाम ध्यान रखेंगे। आजकल जैसे बिहार में क्वेश्चन बन रहे हैं तो मिलान करने दे दे, कोई बड़ी बात नहीं होगी, आपको दे देगा अन्नवारी क्षेत्र, आपसे सामने मिलान करना होगा राहुल सांकृत्यायन, आपको दे देगा सारण, आपने मिलान करना होगा यमुना कारखी जी से। गया में यदुनंदन शर्मा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, गया में यदुनंदन शर्मा जी के नेतृत्व में किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है यहां से किसान आंदोलन से ही संबंधित कि 1929 में किस बिहार के जो किसान हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, या फिर कहें कि आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिहार की यात्रा की थी। तो आपसे पूछ लेगा किस सन में की थी? तो 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिहार की यात्रा की थी। मेरे प्यारे बच्चे, बिहार का प्रथम प्रांतीय किसान सम्मेलन हमने कब देखा? 1929 में, जब इसकी स्थापना हुई है ना। और इस समय अध्यक्ष कौन है? सहजानंद सरस्वती, और इसके सचिव हैं श्री कृष्ण सिंह, और जगह है सोनापुर मेला। बिहार में अगर आपसे पूछ ले प्रांतीय किसान सभा का द्वितीय सम्मेलन, तो इसका आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया था? तो इसका आंदोलन जो है किया गया गया में, द्वितीय किसान सभा का, ये इंपॉर्टेंट आता है यहां से, गया में हुआ है।
29-30 अगस्त 1934 को। इसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन मेरे प्यारे बच्चे। और तृतीय सम्मेलन का अगर आपसे कभी पूछ ले भूले बिछड़े, तो इसका आयोजन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में नवंबर 1935 को हाजीपुर में हुआ था। कहां हुआ? नवंबर 1935 में हाजीपुर में। कैसे याद रखेंगे? प्रथम किसान सम्मेलन जो है, प्रथम जो प्रांतीय किसान सभा है, उसके अध्यक्ष कौन है? सहजानंद सरस्वती। दूसरी के अध्यक्ष मेरे प्यारे बच्चे कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। तीसरी के कौन है? फिर से सहजानंद सरस्वती। पहला कहां पे हुआ? सोनपुर में। दूसरा कहां हुआ है? गया में। तीसरा कहां हुआ है? हाजीपुर में। ठीक है, याद रहेगा। अब बात आती है कि जो है अखिल भारतीय किसान सभा की, है ना? किसकी? अखिल भारतीय किसान सभा। 1936 में इसका गठन हुआ लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? तो सहजानंद सरस्वती। तो जो व्यक्ति पहले बिहार में प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन कर रहा है, स्थापना कर रहा है, वो राष्ट्रीय स्तर पे भी किसान सभा का सम्मेलन करता है, अध्यक्षता करता है, वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है ये, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा हुई, उसके सचिव थे एनजी रंगा। ध्यान रखेंगे। और ये हम सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बिहार से संबंधित ये व्यक्तित्व है, इसलिए यहां से क्वेश्चन बनता है, और इसीलिए हम इसको बिहार के इतिहास में पढ़ रहे हैं, जबकि अलग इतिहास में भी इसका संदर्भ आता है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में। कहां पे? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके सचिव कौन है? तो सचिव हैं प्रोफेसर एनजी रंगा। चलिए आगे अब देखते हैं बिहार में राष्ट्रवादी भावना का विकास। बिहार में राष्ट्रवादी भावना दोस्तों, यानी नेशनल मूवमेंट। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में आपको पता है 1858 से 1905 का जो काल है, वो भारत में राष्ट्रीयता के विकास का काल माना जाता है। यहीं पर स्वदेशी मूवमेंट आपको दिखेगा, बंग भंग आंदोलन यहाँ पे दिखेगा, है ना? विदेशी बहिष्कार की नीति आपको यहाँ दिखाई देगी। तो 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उससे लेकर 1905 तक एक उदारवादी विचारधारा का प्रभुत्व रहा। इसमें इंदुलाल एक व्यक्ति हैं बिहार से, ये इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान है उदारवादी आंदोलन में। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे बिहार में उदारवादी नेता का नाम पूछेगा तो आपने इंदुलाल बताना है। कौन? इंदुलाल। ठीक है। तो ये स्वदेशी आंदोलन से पूर्व बिहार आए और बिहार में क्रांतिवाद के विचार का प्रसार किया। अगर हम कहें स्वदेशी आंदोलन के क्रम में, तो सर्वप्रथम बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्र भावना का प्रसार हुआ, और एक अनुशीलन समिति, इसका नाम कितना शानदार है, अनुशीलन। लेकिन ये क्रांतिकारी समिति थी दोस्तों, ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा देती थी। इसकी जो है स्थापना बंगाल में हुई थी। कहां हुई थी? बंगाल में, अनुशीलन समिति। और इसी अनुशीलन समिति की एक ब्रांच बनी बिहार में, और इसकी प्रणेता थे बाबाजी ठाकुर दास। इसको बाबा ठाकुर दास भी कहीं कहीं पढ़ोगे आप। डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी, ये इनके प्रणेता थे बिहार में, जो इस मूवमेंट को, इस विचारधारा को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। और ये बाबा ठाकुर दास ने एक काम किया 1906-07 में, रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की पटना में। कहां पे? पटना में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने एक जो है समाचार पत्र निकाला जिसका नाम है दी मदरलैंड। आपसे पूछेगा इसके बारे में कि दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र किसने निकाला? तो बाबा ठाकुरदास ने। और ठाकुरदास का एक और काम है बिहार में, रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना। जगह है पटना, समय है 1906-07। ठीक है, याद रखेंगे। अब ये जो दी मदरलैंड है, ये किससे संबंधित था दोस्तों? तो इसमें राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार बाबा करते थे, राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार दोस्तों। अब बात आती है जो है 1908 की, और 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जिला जज थे किंग्सफोर्ड, उन पर बम फेंककर हत्या करने का प्रयास किया। ये राष्ट्रवादी विचार का क्रम देख रहे हैं हम लोग, है ना? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दो नाम आप याद रखेंगे, क्वेश्चन यहां बिहार में बहुत बनता है। इन्होंने जिला जज था किंग्सफोर्ड,
उसके डिसीजन से रुष्ट होकर उस पर बम फेंकने का इन्होंने एक प्रयास किया, जिसमें राष्ट्रवादी जो है क्रांतिकारी भावना का विकास हुआ। हालांकि हम ये देखेंगे कि इन्होंने जो बम किंग्सफोर्ड पर फेंकने का प्रयास किया, वो कैनेडी की पत्नी और उनके जो है बच्चों की मृत्यु हो गई और उससे ये बड़े रुष्ट हो गए। मतलब उस व्यक्ति के ऊपर बम गिर गया जिसके ऊपर इनको गिराना नहीं था। उस व्यक्ति के परिवार के ऊपर वो बम गिरा। जो लोग भारत के जो राष्ट्रीय मूवमेंट है उसके प्रति सहानुभूति रखती थी वो महिला, और उनकी उसमें हत्या हो गई। इससे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को बहुत धक्का लगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रवादी भावना का विकास। तो ध्यान रखेंगे 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का जो ये किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने का प्रयास है, ये एक महत्वपूर्ण जो है इसके बीच में एक चरण है। अब बात आती है फिर से उसी अनुशीलन समिति की, जो हमने अभी पीछे देखा कि अनुशीलन समिति सिर्फ नाम से अनुशीलन थी, इसके काम क्रांतिकारियों वाले थे। इस अनुशीलन समिति से एक और व्यक्ति जुड़ा था जिसका नाम है सचिंद्र नाथ सान्याल। क्या नाम है? सचिंद्र नाथ सान्याल। इन्होंने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की और इसका उद्देश्य था कि क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया जाए। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां से आपसे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने। और सान्याल क्रांतिकारी गतिविधियों से संलग्न थे, तो इनको बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत आजीवन काला पानी की सजा दी गई सचिंद्र नाथ सान्याल को। ठीक है। जब इस समिति की जो है पटना में शाखा स्थापित हुई, तो सचिंद्र नाथ सान्याल के अतिरिक्त एक व्यक्ति और था जिसका नाम था बंकिम चंद्र मित्र। क्या नाम था? बंकिम चंद्र मित्र। इन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान अनुशीलन समिति के लिए दिया था। तो ध्यान रखेंगे, दो व्यक्ति हैं। स्थापना पूछेगा तो सचिंद्र नाथ सान्याल है, लेकिन उससे संबंधित व्यक्ति पूछेगा तो फिर आपको बंकिम चंद्र मित्र का नाम भी याद रखना होगा। और बंकिम चंद्र मित्र ने 1915 ईस्वी में लिबर्टी लीफलेट्स बांटने का काम किया। लिबर्टी लीफलेट्स, ठीक है। और इनका उसमें सहयोग किया था बिहार नेशनल कॉलेज के अखिल चंद्र दास गुप्ता का जी ने और टीके घोष ने। ये जो बिहार नेशनल कॉलेज है, ये आप देखोगे 1857 की क्रांति में भी और उसके बाद के चरणों में भी ये केंद्र बना रहा। यहाँ के जो बच्चे होते थे वो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे, तो बहुत सारे बच्चों को कॉलेज से निकाला गया। ये जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, और मैं डिटेल में फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाऊंगा, तो वहां आपको ये बात डिटेल में बताई जाएगी हर एक चीज। चलिए अब आते हैं ढाका, यानी जो बंगाल में अनुशीलन समिति की जो स्थापना हुई है, तो उसकी जो ढाका की जो ब्रांच थी, जो हेडक्वार्टर आप कह सकते हो, जो सबसे पहले स्थापना हुई, उस ढाका स्थित अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य रेवती नाग के नेतृत्व में भागलपुर में भी सक्रिय थे। तो अगर पटना वाली ब्रांच आप देखो तो वो सचिंद्र नाथ सान्याल से संबंधित है। भागलपुर में आप ध्यान रखेंगे रेवती नाग का संबंध। यदुनाथ सरकार, इन्होंने युवा क्रांतिकारियों को बक्सर में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि युवा क्रांतिकारियों को बक्सर में प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता था? तो यदुनाथ सरकार जी के द्वारा। ठीक है, महत्वपूर्ण है। चलेंगे आगे। एक व्यक्ति है बैकुंठ शुक्ल। क्या नाम है? बैकुंठ शुक्ल। ये नाम याद रखना है। क्यों याद रखना है दोस्तों? ये व्यक्ति वैशाली का निवासी था। डिस्ट्रिक्ट है वैशाली, हमने बहुत पढ़ा इतिहास में इसके बारे में। इन्होंने योगेंद्र शुक्ल के साथ मिलके, यानी दो शुक्ल मिले, शुक्ल स्क्वायर, बैकुंठ शुक्ल और योगेंद्र शुक्ल, इन्होंने एक साथ मिलकर हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। यहां से सीधे क्वेश्चन बनता है कि हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किसने किया? तो बैकुंठ शुक्ल और योगेंद्र शुक्ल ने। फिर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है बैकुंठ शुक्ल सम्मिलित हुए थे और इसके कारण इनको 6 माह की सजा हो गई थी। ठीक है। अब बात आती है लाहौर षड्यंत्र की। तो लाहौर षड्यंत्र का केस चल रहा था दोस्तों।
और उसमें एक सरकारी वकील गवाह बन गया एक व्यक्ति जिसका नाम था फणींद्र नाथ घोष। क्या नाम है? फणींद्र नाथ घोष। लाहौर षड्यंत्र आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह बन गए फणींद्र नाथ घोष। अब जब ये सरकारी गवाह बन गए तो फिर तो ये था कि सारा ये जो है सब चीजें जानते थे, राज जानते थे। अगर ये जज के सामने बता देते तो सबको जो है लंबी लंबी सजाएं और मृत्युदंड, आजीवन कारावास जैसी सजाएं होती। तो ये इस बात से बैकुंठ शुक्ल बहुत नाराज हुए और इन्होंने एक व्यक्ति को अपने साथ में लिया जिनका नाम था चंद्रमा सिंह। और इन दोनों ने मिलकर बेतिया में 9 नवंबर 1932 को इस व्यक्ति की हत्या कर दी। किसकी? फणींद्र नाथ घोष की। कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जो सरकारी गवाह बना ये भारतीय व्यक्ति था, इसकी हत्या कर दी। अब जब इनकी हत्या इन दोनों ने मिलकर कर दी तो चंद्रमा सिंह को 5 जनवरी 1933 को कानपुर में और बैकुंठ शुक्ला जी को 6 जुलाई 1933 को हाजीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बदले में बैकुंठ शुक्ला जी पर मुकदमा चला और 14 मई 1934 को गया सेंट्रल जेल में इनको फांसी की सजा दे दी गई। तो बैकुंठ शुक्ल ये वैशाली निवासी व्यक्ति, इसका नाम याद रखिएगा, बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन से लेकर लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाला ये व्यक्ति इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, अमर हो गया और आज तक क्वेश्चन बनते हैं। फांसी की सजा गया जेल में हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बिहार में, क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो है मुजफ्फरपुर बम कांड। और मैं इसी की आपसे बात कर रहा था। 30 अप्रैल 1908 का समय, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इन्होंने अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंकने का प्रयास किया। लेकिन ये गलती से जो ये बम है, इन्होंने एक अंग्रेज वकील था कैनेडी, वो पैरवी करता था भारतीयों की तरफ से। तो ये बम किंग्सफोर्ड की बग्गी पे ना गिर के वकील कैनेडी की बग्गी पर गिर गया। और इससे जो एक कैनेडी था, जो स्वतंत्रता संग्राम से सहानुभूति रखता था और इसकी पत्नी और उनकी पुत्री भी इस स्वतंत्रता संग्राम से सहानुभूति रखती थी, यानी ये भारतीयों को चाहती थी कि इनको स्वतंत्र किया जाए। कितने मासूम, कितने प्यारे, कितने भोले भाले भारतीय हैं और ये अंग्रेज जो है इन पे शासन कर रहे हैं। भारतीय एकदम साधारण जो है, बहुत ही प्यारे प्यारे मासूम से लोगों पे इनसे देखा नहीं जा रहा था। लेकिन जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंका वो इनके ऊपर गिरा और इससे कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। और इस बात का प्रफुल्ल चाकी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वो बहुत आहत हुए और इतने आहत हुए कि प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। अब बचे कौन? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को पकड़ा गया और उनको फांसी की सजा सुनाई गई। ये कहानी मैंने आपको थोड़ा डिटेल में जाके क्यों बताई? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है आपसे। आपसे पूछेगा मुजफ्फरपुर बम कांड जो 30 अप्रैल 1908 को हुआ, उसमें किस व्यक्ति को फांसी की सजा हुई? तो फांसी की सजा हुई खुदीराम बोस को, क्योंकि प्रफुल्ल चाकी पहले ही आत्महत्या कर चुके थे। अब देखिए यहाँ हिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं कि घबराकर इन्होंने आत्महत्या कर ली कि अंग्रेज इनको पकड़ लेंगे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये इस बात से आहत हुए, और हम तो यही मानेंगे कि ये आहत होके ही इन्होंने ऐसा किया होगा। राष्ट्रवादी व्यक्ति है, भारत के लिए अपनी जान दी, तो हम क्यों बुरा सुने, क्यों बुरा बोलें? गांधी जी के बंदर हैं हम तो। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां और बनता है कि खुदीराम बोस जिनको फांसी की सजा हुई, इनकी पैरवी कौन कर रहा था? तो इनकी पैरवी कर रहे थे कालिदास बसु। मेरे प्यारे बच्चे, कौन कर रहे थे? कालिदास बसु। और न्यायाधीश थे कर्नड। कौन थे? कर्णक। ये वकील जो है जज थे। 9 जून 1908 से 13 जून 1908 तक सुनवाई हुई। आप ये देख रहे हो कितने दिन में सुनवाई खत्म हुई है? 9 जून से 13 जून, यानी 4 दिन सिर्फ सुनवाई हुई और फांसी की सजा हो गई। हमारे यहाँ कितने साल लग जाते हैं? 40 साल। तो अंग्रेज 4 दिन में डिसीजन दे देते थे, हमारे यहाँ 40 साल। पता चले दादा ने जमीन का केस किया था, दादा भी चले गए,
बेटा भी चला गया, पोते का जाने का नंबर है, तब जाके भारतीय न्याय प्रणाली जो है न्याय सुनाती है। और पता चलता है कि जो जिस चीज के लिए झगड़ा था वो भी खत्म हो गया, जिनका झगड़ा था वो भी खत्म हो गए, न्याय नहीं मिल पाता। खैर आइए, खुदीराम बोस मेरे प्यारे बच्चे सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे, इसलिए यहां से क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखेंगे, खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के तहत जो है फांसी की सजा हुई। क्यों हुई ये मैं आपको बता चुका हूं। एक व्यक्ति है शांति स्वरूप नारायण, इनका नाम आप आगे भी कई बार सुनोगे। शांति स्वरूप नारायण ने अपने समाचार पत्र में स्वराज में, ये ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है इनका ये पत्र, यहां से सीधे क्वेश्चन आता है कि स्वराज किसका पत्र था, तो शांति स्वरूप नारायण का स्वराज पत्र था। इसमें इन्होंने मुजफ्फरपुर बमकांड पर लेख प्रकाशित किए, उसके बारे में इन्होंने लिखा, तो जिसके कारण इनको सजा दे दी गई थी। तो आपसे दो तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि जो शांति स्वरूप नारायण है इनको सजा क्यों दी गई, तो मुजफ्फरपुर बमकांड पर लेख प्रकाशित करने के लिए इनको सजा दी गई। इनके समाचार पत्र का नाम क्या था, तो स्वराज नाम था दोस्तों, क्या था, स्वराज। चलिए अगला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है होम रूल आंदोलन और बिहार। होम रूल आंदोलन दोस्तों, होम रूल का मतलब होता है घर का शासन, स्वय शासन, है ना। तो होम रूल आंदोलन जो आयरलैंड से शुरू हुआ वो भारत में भी पहुंचा, और भारत में होम रूल लीग की स्थापना हुई। दो दो लीग थी भारत में। 1916 में भारत में दो होम रूल लीग की स्थापना हुई। एक लीग की स्थापना हुई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी ये है हमारा प्यारा भारत, और इसमें तिलक जो है एक होम रूल लीग की को चला रहे थे, और दूसरी थी मद्रास में, है ना, और इसको एनी बेसेंट चला रही थी, ध्यान रखेंगे। तो एक को तिलक और एक को एनी बेसेंट। ऐसा कहा जाता है कि जो तिलक की होम रूल थी ये कम क्षेत्र में थी लेकिन अधिक प्रभावी थी, एनी बेसेंट का क्षेत्र अधिक था लेकिन उतना ज्यादा प्रभावी नहीं था। बट ध्यान रखना है, दो होम रूल चलती थी, एक तिलक के नेतृत्व में और एक एनी बेसेंट के नेतृत्व में। आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो स्वय राज्य प्राप्त करना। क्या राज्य प्राप्त करना, स्वय राज, यानी खुद का राज खुद से करेंगे ऐसा। आपसे पूछेगा कि तिलक की होम रूल लीग कहां चलती थी, तो पुणे में चलती थी, यानी वर्तमान महाराष्ट्र, और एनी बेसेंट मद्रास, यानी साउथ वाला पूरा रीजन, और नॉर्थ भारत, ईस्ट भारत में एनी बेसेंट। लेकिन अधिक सशक्त होम रूल लीग आंदोलन किसका था, तो तिलक का था, ध्यान रखिएगा, बड़ा था वो एनी बेसेंट का था। तो इस आंदोलन ने बिहार को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया, होम रूल आंदोलन ने। और बांकीपुर पटना, ये जगह याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है। बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना की गई। किसके, मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में। और मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना हुई, तो ये बांकीपुर पटना में हुई है 16 दिसंबर 1916 को। इससे संबंधित है मजरूल हक। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना की जनकधारी प्रसाद ने। किसने, जनकधारी प्रसाद ने। और ये क्षेत्र किसके अंदर में आ रहा है, तो ये सारा क्षेत्र आता था एनी बेसेंट के अंडर में। तो इसलिए एनी बेसेंट बिहार आई भी थी इस आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए 1918 में। तो आपसे पूछेगा यहां से कि होम रूल आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए एनी बेसेंट कब पटना आई, तो 1918, 25 जुलाई 1918 को वो पटना में आई थी। जगह भी ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण बात थी जो आपको होम रूल आंदोलन से पता होनी चाहिए। बाकी हम आगे वाली हिस्ट्री कल की क्लास में करेंगे। वीडियो हम इतने ही लंबे रखते हैं तो इतना ही लंबा इसको भी रखेंगे। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो आप शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि सारे लोग हमसे जुड़ पाएं, ये क्लास और इंटरेस्टिंग हो पाए। आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ चर्चा करनी है, तो इस नंबर पे चर्चा करिए 9718901301। और आप अगर ऐसी क्लासेस को बिना ऐड के देखना चाहते हैं और एक जगह डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तो हमारा ऐप है। ऐप पे जाने के लिए आप क्रैक नाउ लिखिए प्ले स्टोर पे विदाउट एनी स्पेस, और आपको ये वाला हमारा वहां पे
आइकन दिखेगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में, अपनी ईमेल आईडी डालकर या फिर अपना मोबाइल नंबर डालकर आप यहाँ पे लॉगिन करिए। वहां पर आपको प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, बिहार कंप्लीट जी के, बिहार स्पेशल। वहां पे जाके आप इनको देख भी सकते हैं और डाउनलोड करके रख भी सकते हैं, ताकि आपका जब मन हो तब आप देख पाए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, शेयर और सब्सक्राइब, और बाकी मन लगा के करिए पढ़ाई, सिलेक्शन ले लीजिए, अब की बार बिहार पार। जय हो बिहार सरकार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।